Hello my dear friends, I hope you all are fine and welcome back to my channel again. So today we are going to do some MCQs, some important questions of enterprise management. So let's start it. This is the portal of ICMA which become available for only those students who are going to appear in examination of the particular subject, right? So because I am going to appear on three subjects, FCMA, enterprise management and management information system, that is why these three subjects are appearing in my portal. Okay, so when you will be appearing for your examination, before examination, I think before 7 to 8 days, you will see these kind of list in your portal and you can solve that MCQs. So without wasting time, let's start it. So you have to click on the next option and it will be like such an interface where you have to start your examination and you will have this question. First of all, what is it? Question number 1, the input to a transformation process include all of the following except. ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करना, इनमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं एक्सेप्ट। अब इनमें स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है कि इनपुट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। मटेरियल हो सकता है, बिल्कुल, पीपल मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन भी होगा क्योंकि वो अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मटेरियल को आउटपुट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं हो सकता वो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। ठीक, यहाँ इनपुट, पार्टिकुलरली इनपुट के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एक्सेप्ट का कहा गया है। तो 3 ऑप्शन ये होंगे, इंक्लूड होंगे इनपुट्स में, बाकी ये जो लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन, ये शामिल नहीं होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन सही हो चुका है। अब दूसरे की तरफ मूव करते हैं। ISO सर्टिफाइड कंपनीज हैव had their processes and procedures checked and verified by an okay ISO it means इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अपने आप में एक अलग सेपरेट एंटिटी होती है जो कि हर किस्म के प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। तो इनको वेरीफाई किया जाता है बाय एन इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रार। सो इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रार पे हम क्लिक करते हैं एंड देन लेट्स सी इज इट राइट और नॉट। ओके, सो वी हैव गोट आवर आंसर एंड इट इज़ राइट। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन एंड दैट इज़ द टर्म ऑपरेशन मैनेजमेंट रिफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स रिसोर्स इनटू। ऑपरेशन मैनेजमेंट रिफ़र करती है टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट कन्वर्ट रिसोर्स इनटू आउटपुट्स या फिनिश गुड्स या सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे। 2 किस्म के आउटपुट्स होंगे हमारे पास। इनपुट को हम जब ऑपरेशन मैनेजमेंट जब इनपुट्स को कन्वर्ट करती है तो या तो वो सर्विसेज हो सकती है, ठीक है, और सर्विसेज याद रखिए वो इंटेंजिबल होती है, इंटेंजिबल एसेट होता है हमारा। लेट सपोज एक डॉक्टर है और वो कस्टमर्स को वैल्यू दे रहा है, तो वो वैल्यू दे रहा है तो वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, तो इट इज़ ए सर्विस। वो एक इंटेंजिबल इंफॉर्मेशन या इंटेंजिबल सर्विस कहा जा सकता है। इसी तरह अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस भी है, तो वो फिनिश गुड्स है। तो 2 किस्म के आउटपुट हो सकते हैं, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड लेट्स सी, ओके इट इज़ राइट। एंड फोर्थ ऑप्शन की तरफ, फोर्थ MCQ की तरफ मूव कर रहे हैं। डेज रिफर्स टू प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद ए प्रोडक्ट when where and how they want it। ओके, पूछा जा रहा है कि डेज रिफर्स टू प्रोवाइडिंग कस्टमर विद ए प्रोडक्ट, कि वो उन्हें कब चाहिए, कहाँ चाहिए और कैसे चाहिए। तो वो हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, बेंचमार्किंग में। तो बेंचमार्किंग एक स्टैंडर्ड सेट करता था कि प्रोडक्ट ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये इसमें व्हेन का नहीं आ रहा, व्हेन नहीं पूछा जा रहा, वेयर भी नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ हाउ के बारे में पूछा जा रहा। 6 सिग्मा ये हम बाद में डिस्कस करें। लीन ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली
ये वेस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो ये भी नहीं है। मास कस्टमाइजेशन और सिक्स सिग्मा में मुझे डाउट है, चेक करते हैं। पहले सिक्स सिग्मा देखते हैं, ठीक, सिक्स सिग्मा, ओके, इट इज़ इनकरेक्ट, राइट। सो अब हम देखते हैं पहले ऑप्शन को, तो मास कस्टमाइजेशन, ओके। मास कस्टमाइजेशन में आपको बताता हूँ, मास कस्टमाइजेशन इसको फ़्लो प्रोडक्शन भी कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं जो कि एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। लेट्स सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल इन्फिनिक्स, तो बहुत सारे इन्फिनिक्स, हर कस्टमर के लिए अलग अलग मोबाइल हम नहीं बना रहे अलग फीचर्स के, सबके लिए सेम ही बना रहे हैं, सबके फीचर्स सेम होते हैं, उनका डिज़ाइन भी सेम होता है, उसको मास प्रोडक्शन कहा जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि रिफ़र करें to when the products will be provided, where the service will be provided, and how they want कि वो कैसा प्रोडक्ट या सर्विस उनको रिक्वायर्ड है, ये हम डिस्कस करते हैं इन मास कस्टमाइजेशन। और कि सिक्स सिग्मा क्या है, इसके बारे में हम यहीं क्लियर करते हैं। सिक्स सिग्मा एक्चुअली एक टेक्निक है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है सिक्स सिग्मा, रीड करते हैं। Six Sigma is a method that provides organization tool to improve the capability of their business processes। ये एक ऐसा टूल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस, दिस इंक्रीज इन परफॉर्मेंस एंड डिक्रीज इन प्रोसेस वेरिएशन हेल्प लीड टू डिफेक्ट रिडक्शन एंड इम्प्रूव इन प्रॉफिट। मैंने पहले ही बताया कि सिक्स सिग्मा it focuses on the improvement of quality along with reducing the defects and errors का कम करता है सिक्स सिग्मा, और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर क्वालिटी की बात नहीं की गई है क्वेश्चन में, इस वजह से यहाँ पर जो हमारा मोस्ट स्टेबल जो आंसर होगा वो मास कस्टमाइजेशन होगा। कस्टमाइजेशन टर्म यूज़ होता है फॉर एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कस्टमर्स की नीड्स के मुताबिक उनको बना कर देना, उनको ऐसे ही प्रोडक्ट तैयार करके देना, उसे कस्टमाइजेशन कहते हैं। अगर मास कस्टमाइजेशन की बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब बनते हैं और वो बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो उसे मास कस्टमाइजेशन कहते हैं। तो हम देखते हैं मास कस्टमाइजेशन वैसे कहते किसे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ रही है, मास कस्टमाइजेशन अलाउज ए कस्टमर टू डिज़ाइन सर्टेन मेड टू ऑर्डर features of product while still keeping costs closer to that of mass produced products. Okay, in same case components of the product are modular. The flexibility allows the client to mix and match options to create a semi custom final product. Okay, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है कि जो कि बहुत सारे लोगों के लिए वो क्या रहता है, अप्रोप्रिएट रहता है, वो बहुत सारे लोगों की नीड्स और सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल कर रहा होता है, उसे मास कस्टमाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, MCQ है, ए टाइम फेस स्टॉक रिप्लेनिशमेंट प्लान फॉर ऑल लेवल ऑफ सप्लाई चेन। ओके, ऐसा होता है कि सप्लाई चेन में जो हम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, सप्लाई, एक तो याद रखिए, एक तो हमारा होता था एक सप्लायर जो कि जिससे हम चीज़ों को बाई करते थे, ऑर्गेनाइजेशन बाई करता है। एक सप्लायर वो है जो कि आपकी चीज़ों को दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है ए टाइम फेस स्टॉक, एक ऐसा स्टॉक का फेस, ठीक है, जिसमें रिप्लेनिशमेंट प्लान फॉर ऑल लेवल्स ऑफ सप्लाई चेन, जहाँ पे क्या किए जाते हैं कि किस लेवल पर हम प्रोडक्ट्स को रिप्लेनिश करेंगे, यानी कि मंगवाएंगे, वो हम किस चीज़ में प्लान करते हैं, उसकी प्लानिंग को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, एक तो ये है, दूसरा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, लेकिन यहाँ पे DRP कहा गया, फिर से ERP है ये। और उसके बाद पीरियोडिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, वन बाय वन डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले तो ये बता दूँ कि इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्योंकि इसमें हम
प्रोडक्ट्स को कितने लेवल पे हम उन्हें स्टॉक करेंगे कि वो हमारे कंज्यूमर्स की या कस्टमर्स की डिमांड को फुलफ़िल करे, इस फेज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग ये डिस्कस करता है कि कितना रिसोर्स या कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए कि हम कस्टमर की नीड्स को हम फुलफ़िल कर सकें। तो ये हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग में, हम स्टडी करते हैं यहाँ पर क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए मेथड यूज्ड इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्लानिंग ऑर्डर्स विद इन ए सप्लाई चेन। ठीक है। DRP enable the users to set certain inventory control parameters and calculate the time phased inventory requirements। तो मैंने यही बताया कि हम इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि हमारे कस्टमर्स को, हमारे यूज़र्स को कितना उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उसको स्टॉक करते हैं, उसकी इन्वेंट्री जमा करते हैं। तो इसी के हवाले से ही पूछा जा रहा था। तो पहला MCQ इसका सही होगा। लेकिन इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट होते हैं। तो जब वो इंटीग्रेट होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो कोलैबोरेशन को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का तमाम रिसोर्स अवेलेबल होता है और वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है विथ अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो उस इंफॉर्मेशन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करे और उसके मुताबिक ही इन्फॉर्म डिसीजंस ले। तो यहाँ पे उसकी बात नहीं की गई, तो ये दूसरा MCQ गलत होगा। पीरियोडिक ऑर्डर क्वांटिटी ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक पीरियड में ऑर्डर किए जाते हैं। लाइक इफ़ आई वुड टॉक अबाउट ए पेपर विच इज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, तो वो एक पीरियड में ऑर्डर किए जाते हैं। ठीक है। हम पढ़ते हैं इसकी डिफिनेशन क्या गिवन है यहाँ पर। ओके, वी विल स्टडी व्हाट इज़ इट। ओके, यहाँ पे कहा गया है द पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी इज़ a standard number of unit to be ordered over a fixed period of time। मैंने यही बताया आपको कि एक फिक्स पीरियड के अंदर हम कितने यूनिट्स को हम ऑर्डर करेंगे, एक स्टैंडर्ड नंबर होगा, उसी को हम पीरियडिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये एक हमने FCMA में भी पढ़ा है और यहाँ पे जर्नली हम इसको स्टडी कर रहे होंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी है कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की होल्डिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज्ड होगी और उसके साथ ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज होगी। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं पूछी जा रही। तो हमारे पास जो मोस्ट स्टेबल आंसर होगा वो पहला आंसर होगा। लेट्स सी। ओके, सो ये हमारा राइट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ एंड दैट इज़ डैश इज़ आर सर्विस कैरेक्टरिस्टिक दैट a company must consider when designing program। ओके, ये इनमें से कौन सी वो खुसूसियत है या वो कौन सी खुसूसियात हैं जो कि कंपनी को कंसिडर करने चाहिए एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करते वक्त। तो इंटेंजिबिलिटी किस कहते हैं? एक ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ उसे तसव्वुर किया जा सके, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो, उसे इंटेंजिबिलिटी कहा जाता है। पेरिशेबिलिटी कोई चीज़ अगर एक लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रखा जाए तो वो ख़राब हो जाए, उसे हम पेरिशेबिलिटी कहते हैं। वेराइबिलिटी यानी कि वेराइबिलिटी से मुराद डिफरेंस, किस किस्म के एक प्रोडक्ट के अंदर कितने किस्म के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। लाइक इफ़ आई वुड टॉक अबाउट ए मोबाइल, देन देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल इन द मार्केट। वन इज़ टैबलेट, वन अनदर इज़ मोबाइल फ़ोन दैट यू यूजुअली यूज़, और इसके अलावा कीपैड मोबाइल्स हैं, तो उसे वेरिएबिलिटी कहेंगे, डिफरेंस। ठीक है। इनसेपरेबिलिटी से मुराद ये है कि एक ही चीज़ जब उसकी प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन इसलिए होगी कि उसके कंज्यूमर्स हैं। ठीक है।
अगर उसकी कंज्यूमर्स है ही नहीं, उसकी डिमांड है ही नहीं, तो उसको सिर्फ उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो साइमल्टेनियसली हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो प्रोडक्शन, अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी मार्केट में कंज्यूमर्स की डिमांड भी होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं वाइल मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, ठीक है, या कोई प्रोग्राम जब डिज़ाइन करते हैं तो इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। क्या इनमें से कोई ऐसा चीज़ है जो कि हम नहीं देखते हैं? पेरिशेबिलिटी का ख्याल नहीं रखेंगे तो अगर गुड्स हम बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इंटेंजिबिलिटी, किस तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि आया कि उसकी फ़िज़िकल एक्सिस्टेंस है या उनकी इंटेंजिबल करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। वेराइबिलिटी भी देखनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हमें इंश्योर करना चाहिए कि इनमें से किस तरह के प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं और उसके मुताबिक हमें स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए। तो लेट्स सी, ओके, सो इट इज़ द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ फॉर एनालिसिस ऑफ सेल्स एंड कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन यूज़। ओके, सेल्स और कस्टमर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन सा एनालिसिस करते हैं? तो उनके पास पहले से एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कस्टमर्स के प्रीवियस जो सेल्स है उनको रिकॉर्ड रखता है, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक किस्म का एक मैनेजमेंट टूल है जो कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस को, उनके नीड्स को स्टोर रखता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को बाद में डिसीजन लेने में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग प्रीवियसली स्टडी किया, रिसोर्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग भी प्रीवियसली स्टडी किया। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की हमने प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकें, ठीक है, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो लेट्स सी इट्स राइट आंसर और नॉट। ओके, ये हमारा करेक्ट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ एनी आर्टिफिशियल डिवाइस दैट इज़ एबल टू परफॉर्म फंक्शंस ऑर्डरली thought to be appropriate for human beings। एक ऐसा आर्टिफिशियल डिवाइस जिसे हम समझे कि ये बेहतर तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है, जैसा कि एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, उसी तरह चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिबोट कहते हैं, वाईफाई कहते हैं, ISO 9000 कहते हैं, पेरोटो चार्ट्स कहते हैं। तो यहाँ इनमें से वाईफाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि वाईफाई एक ह्यूमन की तरह तो काम नहीं करता, ठीक है। ये ओनली एक सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट फैसिलिटी। और ISO तो ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक क्वालिटी की एक स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। इस तरह पेरेटो चार्ट्स ये भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से इसमें पहला ऑप्शन मोस्ट सुटेबल है। लेट्स सी, तो ये हमारा करेक्ट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द 9th MCQ एंड दैट इज़ एम्प्लॉयर्स फोर्स्ड टू वर्क हार्ड विद इनएडिक्वेट रिवार्ड्स इज ए टर्म। ओके, पहले तो एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनको रिवार्ड दिए जाते हैं। अगर रिवॉर्ड देने के बजाय उनको फोर्स किया जाए कि वो काम करें, उसे क्या कहते हैं? तो हमने इन FOM भी पढ़ा था, कोवर्जन, ठीक है। कोवर्जन यानी कि फोर्स करना किसी शख्स को, हमने ये टर्म पढ़ा था इन कमर्शियल लॉ, ठीक है। कोवर्जन एक टर्म थी जिसमें दूसरे पार्टी को इन्फोर्स किया जाता था, उस पर जोर दिया जाता था कि वो उस काम को बजा लाए, उसे कोवर्जन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हम कोवर्सिव कहेंगे, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ओके, इट्स राइट। बाकी जो है इनमें से हम देखते हैं, कैलकुलेशन तो नहीं हो सकता। कोऑपरेटिव तब होगा जब ये दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ सुपरवाइज़र के साथ जो इन्हें काम दे रहा है उसके साथ कोलैबोरेशन करे। तो यहाँ पे तो कोऑपरेटिव वाली कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। कमिटेड यानी वो एम्प्लॉयज़ है जो कि खुद से डेडिकेटेड है टू डू दैट वर्क, लेकिन यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है, तो इसे
हम कोवर्सिव ही कहेंगे। ओके, now let's move towards the 10 MCQ, and that is which one of the following is not the aim of reward system। रिवार्ड सिस्टम मैंने अभी बताया कि उसका मेन मकसद इनक्रेज करना होता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर तरीके से उन टास्क को परफॉर्म कर सके और अपने रिवार्ड्स भी हासिल कर सकें। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है रिगार्डिंग रिवार्ड सिस्टम? एंड दैट इज़ इनक्रेजमेंट बिल्कुल है, मोटिवेशन भी है, फ्लेक्स टाइम नहीं हो सकता, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए स्टाफ की, ये भी हो सकता है। फ्लेक्स टाइम यहाँ पर नहीं होगा। फ्लेक्स टाइम किसे कहते हैं? ये एक फ्रीडम है और इसको ऑटोनॉमी कहा जा सकता है कि एम्प्लॉयज़ के पास खुद अपनी कंट्रोल होती है कि वो अपने सोशल लाइफ को और अपने पर्सनल टास्क को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकें। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं, सॉरी, ओके, तो ये राइट हो चुका है। तो अब हम यहाँ तक ही रखते हैं। फर्दर जो MCQs है मैं 10 करके अपलोड करूँगा।